ओके, जो कल लास्ट में जो टॉपिक था वो था कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और मैं ये बताते बताते छोड़ दिया था मैंने कि अगर दो चार्ज रखे हैं मान लीजिए स्पेस में Q1 एंड Q2, ये दो चार्ज हैं, तो एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा। जैसे ये Q1 है, अब थोड़ी देर के लिए सोच लो कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, रिपेलिंग फोर्स लगाएंगे। तो Q1 चार्ज जो है Q2 को बाहर की तरफ फेंकेगा। बाहर की तरफ मतलब रिपेलिंग फोर्स लगाएगा, ऐसे बाहर की तरफ फेंकेगा। और Q2 भी उतनी ही फोर्स से बाहर की तरफ फेंकेगा। तो इस तरीके से मैंने नोटेशन दिया था आपको, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगी, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो अब कूलम्स ने जो है एक्सपेरिमेंट किया और कैलकुलेट किया, तो उसे पता चला कि ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। और जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट उसने मेजर किया, वैक्यूम में मेजर किया, मतलब ये एक्सपेरिमेंट उसने वैक्यूम में किया होगा। वैक्यूम में मेजर किया तो ही फिगर इट आउट कि ये आता है 9 × 10⁹ बट ये वैक्यूम में ही आता है, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर व्हाट हैपन अगर मैं इसे किसी और मीडियम में रखूं, मान लीजिए वाटर में रखूं या किसी और मीडियम में रखूं, तो ये के जो है ना सेम नहीं आएगा। वैक्यूम के लिए इतना है, बट के विल नॉट बी सेम फॉर एवरी मीडियम। इसका मतलब के जो है डिपेंड्स ऑन मीडियम। फॉर डिफरेंट मीडियम, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, फॉर डिफरेंट मीडियम the value of k is different। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग की वैल्यू आती है, वैक्यूम के लिए इतनी है, ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी निकल के आनी चाहिए, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो मीडियम पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। मतलब एक मीडियम के लिए अलग और दूसरे मीडियम के लिए अलग, तीसरे मीडियम के लिए अलग, बिल्कुल सही है। तो क्या हुआ, ये जो के है ना, के को उसने नाम दिया इस तरीके से, के को लिख दिया जाता है 1/4πε0। मतलब ये जो के है ना, अब ये 1/4πε0 ही क्यों लिखा है, ये धीरे धीरे मैं कवर करता जाऊंगा कि 4π क्यों आ गया, ε0 ही लिख देता, 1/4πε0 ही क्यों लिखा, ठीक है। तो अभी मैं ये थोड़ा सा 4π के बारे में तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जो इसको बोलते हैं फाई नॉट, ठीक है, फाई नॉट इसको बोला जाता है, इसका नाम दिया जाता है परमिटिविटी, परमिटिविटी बोला जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। तो बुक में ना आपको के तो मिलेगा ही, लेकिन के को बाद में 1/4πε देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। तो ये जो फोर्स हो जाएगी जो एक चार्ज दूसरे पे लगाएगा, वो होगी 1/4πε0 Q1 Q2 by R²। इस तरीके से फोर्स लिखती है, बट ध्यान देना दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो मैं खुद भी निकाल सकता हूँ, मुझे पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये जो फाई नॉट है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाई नॉट इज कॉल्ड दी, ध्यान देना ये स्पेशल फाई नॉट है, नॉट लगा दिया है, यानी कि जहां पे भी फाई नॉट आ जाएगा आप उसे क्या मानोगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
और ये होती कितनी है फ्री स्पेस के लिए, कितनी आएगी, तो आप निकाल सकते हो कि क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने अभी बताया है कितना था, 9 इंटू 10⁹9, तो यहां से आप फाई नॉट निकाल सकते हो। फाई नॉट आएगा 1/4 पाई 9 इंटू 10⁹9, और इसे अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आएगा 8.85 इंटू 10⁻12। बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने वैल्यू बता दी आपको। और इसकी यूनिट क्या होगी, ये जो कांस्टेंट है इसका उल्टा, ठीक है ना, ये जो कांस्टेंट था ना, ये जो कांस्टेंट है, क्योंकि फाई नॉट और ये जो है इनवर्स में है देखो, तो ये जो यूनिट है ना, ये एन, इसका उल्टा लिख देना बस यहाँ पे। तो कुछ पॉइंट्स जो आपको मैं बनाना चाहूंगा वो ये है कि इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे, ये जो फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है। और ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। मीडियम डिसाइड करता है कि कितनी आ रही है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये जो फॉर्मूला है ये कब लगेगा, जब चार्ज कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, ये पूरा फॉर्मूला, ठीक है। इफ बोथ सर चार्जेस, आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। लो आ रही है, यस सर। एक मिनट। ओके, अब आ रही है, अब आ रही है क्या आवाज, ओके। तो इफ बोथ चार्जेस, अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको दूसरे मीडियम में डाल रहा हूं। इफ बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड इन सम अदर मीडियम, तो क्या होगा, देखो ध्यान से समझते जाना, ये जो भी जब मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जनरली ये बुक में इतना तो मिलता है, लेकिन जो जो मैं समझाऊंगा, एक्स्ट्रा चीजें समझाऊंगा, वो बुक्स में मिलेगा नहीं। उसके लिए आपको अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ती है, तो आपको ध्यान देना, मैं यहीं पे बता दूंगा आपको। अब इमेजिन करो अगर ये दो चार्जेस उतने ही डिस्टेंस पे इन अदर मीडियम, कोई और मीडियम है, ठीक है, कोई और मीडियम हो सकता है, यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी और मीडियम में रख दिया, तो अब बताओ कि सर Q1 एंड Q2, Q1 Q2 पे कितनी फोर्स लगाएगा। लेकिन अब एक चीज आपको समझने वाली है, समझना क्या है कि क्या होता है कि जो जैसे ही आप दूसरा मीडियम रखते हो ना, तो जो कोई भी चार्ज Q1, जैसे Q1 चार्ज है, उस पर जो नेट फोर्स होती है ना वो घट जाती है। ऐसा क्यों होता है ये मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो जो भी कोई भी चार्ज जैसे Q1 है, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो थोड़ी सी घट जाएगी किसी और मीडियम में रखते ही। ऐसा क्यों होता है बता देता हूँ। क्या होता है, देखो क्या होता है कि अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, थोड़ा सा समझना इस चीज को, अगर सिर्फ यही चार्ज रखा होता तो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या है, इस मीडियम के, ये जो मीडियम है, मीडियम में भी तो चार्जेस होंगे, मीडियम के जो नेगेटिव चार्ज है ना उसके पास आ जाते हैं, इस तरीके से चारों तरफ से घेर लेते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को। अगर सिर्फ Q1 चार्ज रखा रहता है, यहाँ पे मीडियम में सिर्फ Q1 चार्ज रखा होता, तो Q1 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज माना है मैंने, तो इसके आसपास मीडियम के नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि मीडियम में भी तो चार्ज होंगे, अगर पानी है तो पानी में भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज उसके आसपास आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या नेगेटिव चार्ज इस पर फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन क्या है जितने नेगेटिव चार्ज इस तरफ है
उतने ही नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, तो ये वाले नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ खींचेंगे और ये वाले नेगेटिव चार्ज इस तरफ खींचेंगे। लेकिन क्योंकि दोनों तरफ सेम मात्रा में है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे अभी कोई फोर्स नहीं लग रही, मीडियम के चार्जेस कोई फोर्स नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई है? प्लीज मुझे बताते रहना, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा अदरवाइज। सर यस सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, वापस थोड़ा बताओगे क्या? ठीक है, चलो मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, ढंग से समझना इस चीज को। जहां तक मैंने पिछला बताया था वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फोर्स है वो होती है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये जो के है वो होता है 9 इंटू 10⁹ जो कूलम्स ने मेजर किया था फ्री स्पेस, फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम के लिए मेजर किया था। तो ये जो के है ये सिर्फ वैक्यूम के लिए है। अगर किसी और मीडियम की बात करूं, मतलब यही चार्जेस अगर किसी और मीडियम में रखूं तो क्या होगा, ये जो के की वैल्यू है डिफरेंट आएगी। ठीक है, इट विल हैविंग डिफरेंट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो के है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम अगर चेंज करोगे तो ये के चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या आएगी, एक मीडियम की प्रॉपर्टी आएगी। तो मीडियम की प्रॉपर्टी कैसे उसने निकाली, उसने के को लिख दिया 1/4πε0, और ये जो प्रॉपर्टी है फाई नॉट, फाई नॉट लिख रहा हूँ, सॉरी एप्सिलॉन नॉट होता है, नॉट फाई नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी बोला जाता है। ठीक है ना, ध्यान देना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फाई नॉट है ये, तो फाई नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ध्यान देना। तो जैसे ही आप दूसरे मीडियम में चार्जेस को रखोगे क्या चेंज होगा, ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। यहां तक आया समझ में? और परमिटिविटी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो परमिटिविटी निकालना बहुत इजी है, 1/4πε0 जो था वो 9 इंटू 10⁹ था जो मेजर किया गया था। तो एप्सिलॉन नॉट इधर ले आओ, 9 इंटू 10⁹ इधर ले आओ, तो परमिटिविटी निकलेगा, इसे सॉल्व करोगे ना तो 8.85 इंटू 10⁻12 आता है, और यूनिट के की उल्टी हो जाएगी। आया समझ में? यस नाउ सर। नाउ इफ बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड इन सम अदर मीडियम, अगर किसी और मीडियम में रख दिया जाए, किसी और मीडियम का मतलब है वैक्यूम नहीं है, कोई और मीडियम है, मान लीजिए पानी है, तो पानी में अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, मीडियम मीडियम की बात कर रहा हूँ, मीडियम में पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, बहुत सारे। तो जैसे ही आप पहला चार्ज रखोगे Q1, तो होगा क्या चार्ज के साथ, ये पॉजिटिव चार्ज जो है मीडियम के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, तो मीडियम के नेगेटिव चार्ज जो है इसके आसपास घेरा बना लेंगे, इस तरीके से ऐसे घेरा बना लेंगे। तो जैसे ही घेरा बनाएंगे तो ये वाले जो नेगेटिव चार्ज है इस तरफ जो है नेगेटिव चार्ज वो उसे इस तरफ खींचेंगे, और ये वाले नेगेटिव चार्ज उसे इस तरफ खींचेंगे, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव चार्ज और इस तरफ नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है, इक्वल अमाउंट है। ठीक है ना, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अभी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, नेट फोर्स 0 है। ठीक है ना, आया समझ में यहां तक? यहां तक आया है समझ में? यस सर। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा चार्ज डाल रहा हूँ, तो जरा मुझे बताना क्या होगा, मैं हटा दे रहा हूँ उसे। ठीक है, सर आपकी आवाज लो आ रही है। अभी भी लो आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, अब बताओ, अब लो आ रही है क्या, अभी भी लो आ रही है? नो सर अभी ठीक है। नो सर अब अच्छी आ रही है। तो अब थोड़ा ध्यान देना, आ रही है बाबा सबको ना, तो थोड़ा ध्यान दो अब। यस। अब देखो क्या होगा, जैसे ही आप दूसरा पॉजिटिव चार्ज डालोगे, यहाँ पे रखोगे, दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखोगे, कौन मुझे बताएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, बताओ। ये वाले जो नेगेटिव चार्ज हैं इनको अपनी तरफ खींचेगा,
ये फिक्स कर दी है, ध्यान देना ये चीज समझना कि मैं Q1 और Q2 को अभी फिलहाल फिक्स कर दे रहा हूं। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं रहा, क्योंकि Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा या भाग जाएगा। मैंने Q1 और Q2 को फिक्स कर दिया है, यहाँ पे दे आर फिक्स्ड, ध्यान देना। लेकिन क्या फिक्स नहीं है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना इसके आसपास, मीडियम के जो नेगेटिव चार्ज है, ये फिक्स नहीं है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इन नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी और यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। ये चीज समझ में आई है? नहीं आई? चलो, जैसे ही मैंने दूसरा चार्ज रखा तो क्या होगा, दूसरा चार्ज यानी कि Q2 रखा, तो Q2 क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ भी तो खींचने की कोशिश करेगा ना। तो पहले जो चार्ज इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड थे Q1 के अराउंड, Q2 क्या करेगा, उसे इनबैलेंस कर देगा, अपनी तरफ थोड़े से नेगेटिव चार्ज ज्यादा अमाउंट में खींच लेगा इस तरफ। तो इस तरफ अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, लार्ज अमाउंट आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज के, और यहां क्या आ जाएगा, लेस अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अब सोचो क्या होगा, अब देखना क्या होगा। ये पॉजिटिव चार्ज, मैं अब Q1 पे देख रहा हूं फोर्स कितनी लगेगी, तो Q1 पे Q2 एक रिपेलिंग फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ। वो कितनी होगी, वो तो उतनी ही रहेगी पहले जितनी, Q1 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वो तो उतनी ही रहेगी। लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, ये जो इसके अराउंड नेगेटिव चार्ज थे, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ चुके हैं और इस तरफ नेगेटिव चार्ज कम है, तो ये वाले नेगेटिव चार्ज इसे अपनी तरफ पुल करेंगे। ये चीज समझ में आई है? प्लीज मुझे बताते रहना, वरना क्या है, एक तो ऑनलाइन क्लास है तो उसमें क्या है, ज्यादा पता नहीं चलता मुझे, तो प्लीज बताते रहो। क्या ये नेगेटिव चार्ज, क्या ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा अमाउंट में पुल नहीं करेंगे? बिल्कुल पुल करेंगे। पहले ये इक्वल अमाउंट में पुल कर रहे थे, दोनों इक्वल अमाउंट में पुल कर रहे थे, तो ये वहीं पे था बेचारा। लेकिन अब ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है, क्योंकि इधर बढ़ चुका है, इस तरफ बढ़ चुका है ना नेगेटिव चार्ज, तो ये अब इस तरफ पुल करना स्टार्ट कर देगा। इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड फोर्स। तो जरा मुझे बताओ, जो फोर्स Q1 एक्सपीरियंस करेगा वो पहले जितनी है कि घट चुकी है? बताएगा कोई? घटी की बढ़ी? प्लीज अनम्यूट कर दिया करो, अगर मैं कुछ पूछा करूं तो प्लीज अनम्यूट करके बता दिया करो। जब फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 चार्ज, क्या बढ़ी कि घटी? पहले सर कितनी? घटी। 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये कब थी, जब वैक्यूम में रखा था, याद है? ये वाली जो फोर्स थी ये कितनी थी, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये तो इतनी थी ना। लेकिन पहले क्या था, वैक्यूम कोई भी इंड्यूस फोर्स नहीं लगा रहा था, क्योंकि वैक्यूम में कोई चार्ज होता नहीं है। लेकिन अब जैसे ही आपने दूसरे मीडियम में रखा, तो मीडियम के जो चार्जेस हैं वो भी फोर्स लगाने लग गए इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज फोर्स लगाने लग गए। तो क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 चार्ज वो घट जाएगी। ठीक है ना? तो मैं यहां लिख रहा हूं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 चार्ज इज रिड्यूस्ड, इसलिए रिड्यूस्ड हो जाती है, ध्यान देना। मतलब घटती है, डिक्रीजेस, रिड्यूस मतलब डिक्रीज होती है। अब क्या ये बुक में लिखा नहीं रहता, सिर्फ लिख देते हैं, ऐसे ऐसे ही लिखा होगा कि फोर्स घट जाती है, लेकिन क्यों घटती है पहले ये समझ लो। ठीक है, तो ये घट गई चार फोर्स जो है। अब कितनी होगी, फोर्स होगी कितनी, तो उसको इस तरीके से लिखा गया, ध्यान देना। अब यहां पे लिख रहा हूं, और आप बोलोगे सर Q2 के साथ क्या होगा? अरे Q2 के साथ भी वही हुआ है। Q2 जैसे ही आप रखोगे तो Q2 के साथ भी तो यही होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की मात्रा
ज्यादा होगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज की मात्रा कम होगी। Q1 इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, कितनी, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये एक इंड्यूस फोर्स लगाएंगे इस तरफ, तो Q2 पे भी उतनी ही घट जाएगी, ध्यान देना। तो अब मैं लिखता हूं फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 और Q2 चार्ज, तो घट गई ना, तो कितनी घटी, तो ध्यान देना, ध्यान से समझना कितनी घटी, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर को डिवाइड कर दो एक कांस्टेंट से, इसे बोला जाता है के बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। और इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है के की वैल्यू जो है वो 1 से इनफाइनाइट के बीच में होती है, क्योंकि अगर आप 1 से कम लोगे तो क्या होगा, फोर्स तो बढ़ गई। तो इसकी ये जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू 1 और इनफाइनाइट के बीच में रहती है, क्योंकि फोर्स घटी, ध्यान देना। अगर आप 10 को 0.2 से डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू आती है वो 20 आती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप 1.2 से करोगे तो क्या होगी, घट जाती है। आया समझ में कि नहीं? इसको एक और तरीके से बताऊंगा, ये मेरा तरीका है बताने का, ठीक है। एक और तरीके से बताऊंगा, बुक में कैसे लिखा रहता है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो जो फोर्स हुई वो घटी और कितनी हो गई, दिस 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर बाय के, और ये जो के है ना, इसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। मटेरियल और मीडियम, ये तो एक तरीका है, ध्यान देना। मतलब आपको अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है किसी मटेरियल, एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, ध्यान देना। एग्जांपल के तौर पे, इफ टू चार्जेस 1 कूलम एंड 2 कूलम आर प्लेस्ड, ध्यान से समझना, प्लेस्ड इन वैक्यूम at a distance of 10 meter, what is the force applied by one charge on other? तो ये आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैक्यूम में रखे हैं। तो ढंग से फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। 1/4πε0 जो था वो मैंने बताया था वैक्यूम के लिए कितना होता है, ये जो है ये 1/4πε0 जो है कब यूज करोगे, जब वैक्यूम में रखा है, और वैक्यूम के लिए वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 1 × 2 कूलम यूनिट है, ध्यान देना, 1 कूलम और 2 कूलम, तो कूलम में रखा हुआ है 1 × 2 सीधा लिख दो, अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है 10 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 18 × 10⁹ डिवाइडेड बाय 100, 2 0 गए, तो आंसर आया आपका 18 × 10⁷ न्यूटन। बट ध्यान देना, ये कब है, कब है ये, वैक्यूम के लिए, ओनली फॉर वैक्यूम, जब चार्जेस को वैक्यूम में रखा है। अब ध्यान देना, सेकेंड इसी में बी पार्ट पूछा है, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी चार्ज, एनी चार्ज मतलब 1 कूलम और 2 कूलम, इफ they are placed in water, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया जाएगा, कितना होगा के। अच्छा ध्यान देना, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये स्मॉल के है, ये वाला जो है ना, ये जो है ना स्मॉल के है, दिस इज स्मॉल के,
ये स्मॉल के है और ये बड़ा के है। कई बार इस के को और कई बार इसे एप्सिलॉन आर भी लिख दिया जाता है, ध्यान देना। दोनों का मतलब वही है, के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं और कई बार एप्सिलॉन आर बोल देते हैं। इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अभी ये मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, क्यों रिलेटिव लिया है, रिलेटिव क्यों लिया है, ये मैं बताऊंगा। अभी पहले ये बता दूं कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 होता है, याद रखना। वाटर का हो गया, एयर का दिया जाएगा, मैं खुद बना सकता हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बट ध्यान देना, हमेशा याद रखना, ये जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमेशा 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम नहीं होता किसी का। 1 किसका होता है, 1 किसका होगा, वैक्यूम। हाँ वैक्यूम का होगा, क्योंकि अगर जैसे ही 1 रखोगे तो फोर्स कितनी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो वो वैक्यूम का हो जाएगा। और इन्फिनिटी किसका होगा, ये सब एक्सप्लेन होगा, ये धीरे धीरे एक्सप्लेन होगा, ठीक है ना। अब बताओ कितनी फोर्स लगेगी, तो आप क्या करोगे, वाटर में सीधा क्या करना, वैक्यूम में कितनी फोर्स लग रही थी उसको के से डिवाइड कर दो, कैपिटल के से, मतलब 80 टाइम्स घट गई, दैट्स इट। घटी, रिड्यूस हुई, ये तो समझ में आ गया था ना, रिड्यूस हो रही थी, यहां पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था क्यों रिड्यूस होती है। तो कितनी रिड्यूस हुई, वो फैक्टर जो होता है वो के होता है, के रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जैसे 80 टाइम वाटर में रखने पे फोर्स 80 टाइम्स घट गई, तो वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है, फोर्स कितने टाइम्स रिड्यूस हो रही है। तो कितनी हो जाएगी फोर्स, 18 इंटू 10⁻⁷, ये कब थी, जब वैक्यूम में रखा था। अब वाटर में रखा तो कितनी होगी, इतनी हो गई, यानी कि हो गई 18/80 इंटू 10⁶ न्यूटन, 9/4, इतनी फोर्स लगेगी। आया समझ में, यस, समझ में आया है, नो सर। नहीं आया, ठीक है चलो फिर बता रहा हूं। यहां तक आया था समझ में, यस सर। यहां तक समझ में आया। अब आप बोलोगे कि सर फोर्स जो कोई भी चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, जैसे Q1 चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो घटी, डिक्रीज हुई, तो अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो बताओ कि कितनी फोर्स लगी, कितना एक्सपीरियंस करेगा, उसकी कुछ वैल्यू तो बताओ। तो मैंने क्या लिखा कि जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 और Q2 चार्ज होगा वो पहले के मुकाबले कितना हो जाएगा, k से डिवाइड कर देना, 1/k टाइम्स। मतलब जो पहले फोर्स लग रही थी उसे k से डिवाइड कर देना, और k जो है यहाँ पे क्या है, कैपिटल K क्या है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है इसे। और इसकी वैल्यू होगी हमेशा 1 और 1 से ज्यादा, 1 के इक्वल भी हो सकती है और इनफाइनाइट तक जाएगी, बट 1 से कम नहीं जा सकती, क्योंकि अगर 1 से कम हुई तो फोर्स जो है बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी ना। किसी भी नंबर को अगर आप एक ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू 1 से कम है उससे डिवाइड करोगे तो ज्यादा ज्यादा वैल्यू आएगी, ये ज्यादा वैल्यू हो जाएगी ना। तो k की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इंफिनिटी से कम होती है। और k जो है, ये जो कैपिटल K है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है कि ये जो फैक्टर है इससे डिवाइड कर देना है, ये जो फैक्टर है बस। अब देखो ये क्वेश्चन में यही समझाने की कोशिश की है, इफ टू चार्जेस 1 coulomb and 2 coulomb are placed in vacuum at a distance of 10 meter, what is the force applied by one charge on other? तो ये तो आपको बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है यूज किया जाएगा वैक्यूम के लिए। वैक्यूम में कितनी वैल्यू होती है इसकी, 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 डाल दिया, R डाल दिया, पुट करके आया तो इतना आ गया। इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई भी चार्ज जब वैक्यूम में रखा है। लेकिन जैसे ही उठा के पानी में डाला तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है, दिया जाएगा वो K80 दिया हुआ है। तो जो अब
तो अब कोई भी चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वाटर में, ध्यान देना ये फोर्स इन वाटर नहीं है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इन वाटर, वो पहले के मुकाबले 1/k टाइम्स है। 80 से डिवाइड कर दो, अब फोर्स जो है इतनी आ रही है। आया समझ में? अब Yes, sir. अब इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताता हूं जो बुक में आपको मिलता है। ये मेरा तरीका है, पहले मैं इसी तरीके से समझाता हूं। ऑल्टरनेटिव मेथड इस तरीके से दिया जाता है, ध्यान देना। अगर फोर्स जो है एक चार्ज दूसरे पे लगा रहा है और वो इतनी लगा रहा है, तो कब क्या मानोगे? दिस इज द फोर्स experienced by any charge in vacuum, जब वैक्यूम में रखा है, ठीक है ना। तो एक चार्ज दूसरे पे इतनी फोर्स लगाएगा या कोई भी चार्ज इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन ऑल्टरनेटिव मेथड ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अगर किसी और मीडियम में, इन अदर मीडियम की बात करूं, अब लिख रहा हूं यहां पे इन अदर मीडियम, तो फोर्स अब इतनी नहीं लगेगी, ध्यान देना। कितनी लगेगी? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्या चेंज हो गया? मीडियम चेंज कर दिया ना। तो मीडियम का अब यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। तो अब मैं यहां लिख दे रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जैसे ही आपने मीडियम चेंज किया तो यहां पे क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखोगे, अब एप्सिलॉन लिखोगे। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ द अदर मीडियम, दूसरे मीडियम की परमिटिविटी है ये, ध्यान देना। चेंज हो गई ना, क्योंकि परमिटिविटी जो है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, मीडियम के हिसाब से चेंज होती है। फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन, फ्री स्पेस की परमिटिविटी को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, और किसी और मीडियम की परमिटिविटी लिखते हैं एप्सिलॉन। ये ध्यान देना है, ठीक है ना, अदरवाइज क्या कंफ्यूजन हो जाएगा। अब आप क्या करो कि दोनों को डिवाइड कर दो। ये जो फर्स्ट है इसको सेकंड से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करता हूं तो देखो क्या आ रहा है, एफ बाय एफ मीडियम। ये कितना आएगा? देखो, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? क्या क्या कैंसिल आउट होगा? 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल आउट हुआ। Q1 Q1 Q2 भी Q2 कैंसिल by आउट होगा, R squared। सर Q1 Q2 अपन और तो भी कैंसिल होगा। कैंसिल आउट करो। देखो ये पूरा कैंसिल आउट हुआ, 4 पाई कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या? ये एप्सिलॉन जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको लिख दिया जाता है K और एप्सिलॉन R, दोनों लिख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। K को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन R जो है इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम with respect to vacuum। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोलोगे सर रिलेटिव परमिटिविटी क्या? कभी पढ़ी थी रिलेटिव डेंसिटी? यस पढ़ी सर। थी कभी रिलेटिव डेंसिटी? क्या थी? यस सर। सर डेंसिटी ऑफ द मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, याद है? यही रिलेटिव डेंसिटी एस से रिप्रेजेंट करते थे, पिछली बार पढ़ी थी। ये बिल्कुल वैसा ही है। जब आप किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर करते हो किसके साथ? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के साथ, तो उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी बोल देते हैं। बस और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो अब जरा मुझे सोच के बताओ कि फॉर्मूला क्या बना?
किसी और मीडियम में जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज वो क्या होगी, F/K। जो फोर्स चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा था वैक्यूम में उसको K से डिवाइड कर देना या εr से डिवाइड कर देना, बात वही है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ऐसे देखो, पहली बारी में समझ में आता है, लेकिन समझ में कैसे आएगा जब मैं इसे अप्लाई करवाना सिखाऊंगा। सिर्फ फॉर्मूला बता दिया, डेरिवेशन तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि डेरिवेशन क्या है, लेकिन जैसे ही मैं अब आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ एक दो, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ उससे रिलेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो जो आपको याद रखने हैं हमेशा। पहला पॉइंट ध्यान देना, पहला पॉइंट ये है, the force applied by one charge, ध्यान से समझना क्या लिख रहा हूं, one charge on other charge does not change as the medium is changed। ध्यान देना, क्या ये चीज समझ में आई है? मतलब पहला चार्ज Q1 अगर Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। देखो ध्यान दो, मुझे बताओ यहां पे Q1 ने Q2 पे कितनी फोर्स लगाई थी, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लगाई थी कि नहीं? 1/4πε0 Q1 Q2/r² लगाई थी, इतनी फोर्स लगाई थी, एक चार्ज जो दूसरे पे लगा रहा था। लेकिन क्या इंड्यूस फोर्स थी इसमें? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मीडियम तो था ही नहीं। अब जैसे ही उठा के मैंने क्या किया, इस चार्ज को उठा के कहां रखा, किसी और मीडियम में रखा, तो जो Q1 Q2 पे लगा रहा है वो तो उतनी ही है ना, देखो उतनी ही है, बाद में देना। ये समझ में आया कि नहीं? जो Yes, Q1 sir. Q2 पे फोर्स लगाएगा वो तो उतनी ही लगाना ना, देखो उतनी ही लगा रहा है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फोर्स जो घटती है वो Q1 जो एक्सपीरियंस करता है वो घटती है, Q2 जो Q1 पे लगा रहा है वो तो उतनी ही है, Q1 जो एक्सपीरियंस करेगा वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि Q1 पे फोर्स सिर्फ Q2 ही नहीं लगा रहा है, ये वाले मीडियम के चार्ज भी लगाना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए फोर्स घटती है। ध्यान से समझना। तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये होगा, दी नेट फोर्स, ध्यान देना, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल चार्ज डिक्रीजेस। ये पॉइंट समझ में आया? अब दोनों में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या मतलब है। जो एक चार्ज दूसरे पे लगाता है, Q1 Q2 पे लगा रहा है या Q2 Q1 पे लगा रहा है, वो चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होती है? द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल चार्ज। तो ये कौन सी फोर्स है जो मैं लिखवा रहा हूं यहां पे, ये जो मैंने लिखवाई है, ये जो फोर्स लिखवाई थी ये वाली फोर्स, ध्यान से समझना, यही लिखवा रहा हूं। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 और Q2, जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो घटती है। ये चीज समझ में आई? K टाइम्स, मुझे बताते चलो, अदरवाइज क्या है, मैं फिर चलते जाऊंगा आगे। ये समझ में आई? यस सर। चलो, तो ये दो पॉइंट प्लीज याद रखना, क्योंकि क्या है ना, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चे में। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन देखना, अभी ध्यान से समझना, आप इस क्वेश्चन को देना हो या आप खुद समझ लोगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं चार्जेस। जनरली क्या होता है, इस तरीके से चार्ज दिया जाता है 1 मिली कूलम,
1 माइक्रोकुलाम, 1 पिकोकुलाम, इस तरीके से चार्जेस दिए जाते हैं। 1 नैनोकुलाम ये दिए जाएंगे। 1 मिलीकुलाम कितना होगा? 10⁻³ कुलाम। माइनस। ठीक है, ये है माइक्रोकुलाम 10⁻⁻6 कुलाम। पिकोकुलाम 10⁻⁻12 कुलाम। नैनोकुलाम ये याद रखना, यहां लिख रहा हूं ये मिली, माइक्रो, पिको, नैनो, ये जनरली दिए जाते हैं। नाउ अब एग्जांपल है, ठीक है ना, एग्जांपल देखो। इफ टू चार्जेस 2 माइक्रोकुलाम and 3 microcoulomb are placed at a distance of 10 सेंटीमीटर इन वैक्यूम। अब ये करके दिखाओगे आप, खुद समझ के बताओगे कि क्या है इन वैक्यूम। पहला निकालना है, फाइंड आउट दी फोर्स experienced by any charge। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट, इफ both charge are placed in other medium whose k, कैपिटल K और एप्सिलॉन r दोनों सेम ही है, is 100। अब इसमें भी 2 पॉइंट है, जो 2 चीज निकालनी है आपको। पहला, फाइंड आउट दी फोर्स अप्लाइड by one charge on other, and second, net force experienced by any charge। करिए, फॉर्मूला है आपके सामने, बस आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है। सर वो माइक्रो है क्या? पी माइक्रो कूलम। हाँ माइक्रो है। यूनिट का प्लीज ध्यान रखना, यूनिट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 5.4 आया आंसर किसी का। पहला जो चार्ज है वो है 3 × 10⁻⁻6 कूलम, और दूसरा जो चार्ज है वो है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, और दोनों जो रखे हैं वो 10 सेंटीमीटर पे रखे हैं। आप ध्यान देना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना है आपको। मीटर में चेंज कर लो तो सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होगा 10 × 10⁻²। 100 से डिवाइड करोगे, ऊपर ले जाओगे तो ये इतना आ जाएगा, तो ये आ गया 10⁻⁻1 मीटर। अब क्योंकि ये वैक्यूम में रखा है, इनिशियली ये वैक्यूम में प्लेस्ड है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? सीधा 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला लगा दोगे। एफ की जो वैल्यू है वो है
ये वाली जो वैल्यू है वो है 9 इंटू 10⁹ वैक्यूम के लिए, एंड Q1 Q2 तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 9 इंटू 3 इंटू 2 6 हो गया, 10 टू दी पावर अब क्या आ जाएगा 9 माइनस 6 माइनस 6, ठीक है। और ऊपर क्या आ गया, नीचे क्या आ गया 10⁻⁻2, तो 54 इसको ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा 9 माइनस 12 प्लस 2 दैट इज 54 इंटू 10⁻⁻1। तो आंसर आया 5.4 न्यूटन। बहुत बढ़िया। बी पार्ट कौन बताएगा? बी पार्ट का फर्स्ट आंसर क्या है? फाइंड आउट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी चार्ज ऑन अदर, फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज ऑन अदर, जैसे ही दूसरे मीडियम में रखा। तो क्या आंसर है? 5.4 ओनली। बी पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट क्या है? 5.4 न्यूटन। जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है वो तो उतनी ही लगाएगा, ठीक है ना, जितना वो वैक्यूम में लगा रहा था, ठीक है। लेकिन चेंज किस में आता है? जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बी में चेंज आएगा। देखो, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी चार्ज, तो नेट फोर्स कितनी लगेगी? कितनी लगेगी? पहले के मुकाबले 5.4 लग रही थी ना पहले, अब कितनी लगेगी? 5.4 को k से डिवाइड कर देना, तो आंसर आया 0.054 न्यूटन। आया है समझ में? सर एक बार सेकंड वाला क्वेश्चन दिखाओ ना, बी वाला। हाँ Second बता वाला। देता हूँ। तो बी में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या बोला? उसमें बोला बताओ फाइंड आउट दी फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज ऑन अदर। एक चार्ज मतलब या तो 2 ले लो या 3 ले लो, दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहा है, तो वो तो चेंज नहीं होती, वो तो जो जितनी वैक्यूम में लगा रहा होता है उतनी लगाएगा। देखो वैक्यूम में कितनी लगा रहा था, अगर याद होगा तो मैंने बताया था वैक्यूम में कितनी लगाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, क्योंकि वैक्यूम इंड्यूस फोर्स नहीं लगा पाता ना। लेकिन दूसरा मीडियम क्या करता है? दूसरे मीडियम में रखते ही जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो घटती क्यों है? क्योंकि मीडियम भी लगाना स्टार्ट कर देता है, मीडियम के चार्ज इंड्यूस फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन Q1 Q2 पे कितनी लगा रहा है? अरे वही तो लगा रहा है, देखो, तो वो तो पहले जितनी ही रहेगी, कितनी? 5.4 ओनली। तो नेट फोर्स जो होगी वो घट चुकी है। नेट फोर्स क्या है, कितनी है? पहले के मुकाबले कितनी हो जाएगी? 1/k टाइम्स, तो k से डिवाइड कर दो, बस और कुछ नहीं। यस सर। आया समझ में? यस सर। चलो अब मैं न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहा हूं, फिर मैं आगे चलूंगा, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल की तरफ देख रहा हूं मैं। चलो ये बताओ, प्लीज सॉल्व करो। भाई ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं अभी फिलहाल। What is the force between two small charge sphere having 2 into 10⁻⁻7? सब करेंगे प्लीज, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, सब करेंगे। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब होता है 30 इंटू 10⁻⁻2 दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है, अपार्ट इन एयर। अब आप बोलोगे सर एयर और वैक्यूम क्या होता है? बिल्कुल, एयर और वैक्यूम अलग होता है, बट ध्यान देना एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना वो होता है 1.0054, याद रखना, ये तो 1 ही होता है, याद रखना। एयर के लिए और वैक्यूम के लिए ज्यादा चेंज नहीं रहता, वैक्यूम का 1 है और एयर का कितना है 1.0054, तो 1 ही ले लो, याद रखना। यहां लिख दे रहा हूं क्वेश्चन में ही कि वैक्यूम का कितना होगा 1, एयर का
1.0054, वाटर का 80, वरना ध्यान देना वैसे तो दिया जाता है लेकिन एयर का दिया नहीं जाएगा। वाटर हो गया, किसी भी मटेरियल का हो गया, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो पहले से ही देगा क्वेश्चन में। यस बताओ क्या आंसर आया? बहुत बढ़िया। फोर्स जो लगेगी वो होगी 9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो उतना ही है, ठीक है ना। तो एयर का और वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही होता है, तो सीधा ही लिख लो 9 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10⁻⁷, 3 into 10⁻⁷, Q1 Q2 by R square. R square is 3 into 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। 1 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 1 है एयर का। ये सॉल्व कर लो। 9 इंटू 6, नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 9, ठीक है। अब 10 की पावर में लिख लो जो भी है, ये 9 है, -7, -7, और ये 10⁻⁻2 होगा, ऊपर चले जाएगा +2। 9 से 9 गया, आंसर आया 6 इंटू 10⁻11 -14, 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आ गया? आ गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? चलो ठीक है, करिए। दो स्ट्रैंड इंसुलेटेड है, ध्यान देना। इंसुलेटेड मतलब इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे हुए हैं, ऐसे सोचना है, ठीक है। पहले वाले पे चार्ज जो है वो है कितना? 6.5 10⁻⁻7, और दूसरे पे भी उतना ही चार्ज है। दोनों का रेडियस, दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, और इन दोनों का रेडियस ना निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल मतलब बहुत छोटा है, ठीक है ना। अब इसका महत्व क्या होगा आगे चल के मैं बताऊंगा, अभी इसके बाद ही बताने वाला हूं, पॉइंट्स जब लिखाऊंगा। तो ये बोल रहा है कि बताओ व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, कितना होगा। तो अब जब मीडियम नहीं दिया हुआ तो यही मान के चलोगे कि किस में रखा हुआ है? वैक्यूम में रखा हुआ है। फॉर्मूला लगा दो, 9 इंटू 10⁻⁹, 6.5 10⁻⁷, 6.5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना होगा? 50 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। मीटर में चेंज कर लेना। ये प्लीज सॉल्व कीजिए। अब नीचे आंसर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब प्लीज सॉल्व करो। आंसर लिखा हुआ है, मेरे मतलब मेरे रेफरेंस के लिए है वो। 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5, 10⁻⁹ -7, नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 25 इंटू 10⁻⁻2।
9 माइनस 14 ये ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। नाउ ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 65 को इंटू करो, कितना आ रहा है? तो ये आता है, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 380.25 -3। तो ये अगर सॉल्व करोगे, ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये आता है लगभग 15.27 10⁻³ तो आंसर आया आपका 1.52 इंटू 10⁻² न्यूटन। यस, आया सबका? यस सर। ओके, चलो। And what happen if the force of repulsion? What happened to the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount? मतलब हर एक स्फेयर का चार्ज जो है डबल कर दिया जाए, and the distance between them is halved। मतलब सेकेंड पार्ट क्या पूछा है कि दोनों का चार्ज जो है डबल कर दूं मैं। मतलब पहले जो चार्ज था उसका डबल कर दिया, और डिस्टेंस कितना कर दिया? हाफ कर दिया। तो पहले अगर r था तो अब r कितना कर दिया? r/2 कर दिया। तो अब बताओ फोर्स कितनी होगी? 1/4πε0 2q1 2q2 अपॉन डबल कर दिया। रेडियस कितना हुआ है? सॉरी, डिस्टेंस डबल किया है, घटा दिया है? हाफ कर दिया ना। यस, कितना होगा जरा बताएगा कोई? देखो बहुत सिंपल है, अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए इसका मतलब क्या है? अगर चार्ज को सर डबल आंसर दिखा। चार्ज को डबल करूंगा तो फोर्स कितनी 4 टाइम्स बढ़ेगी, और डिस्टेंस को कम कर दिया है तो डिस्टेंस को कितना कम किया? 1/2 टाइम्स। तो चार फोर्स जो है और 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी 16 टाइम्स हो जाएगी पहले के मुकाबले। देखो जरा, 1/4πε0 4q1q2 बाय r²/4, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला गया, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16 1/4πε0 q1q2 बाय r²। और ये कितना है? ये तो इतना है, ये तो निकाल चुका हूं ना, देखो ये पूरा निकाल चुका हूं। तो ये कितनी हो जाएगी न्यू फोर्स? जो होगी, जो न्यू फोर्स होगी वो 16 टाइम्स हो जाएगी। कितनी? 1.5 इंटू 10⁻² के मुकाबले। दैट्स इट। हाँ, 16 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर हुआ यहां तक? 2 मिनट सर, एक बार देखने दो। देख लो। यस सर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना सबको? आगे चल रहा हूं मैं। ये कर लेना, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा आपसे। ठीक है ना? डिस्टेंस डिस्टेंस पूछा है, ये वाला करो, अगला करो, ये वाला करो, ये सही रहेगा, ये वाला करो, ये पता चल जाएगा। बताओ। सर फिफ्थ ना। हाँ, 5th 6th 11th और 15 दोनों ही कर लो। ये 11th और 15 ना आया हुआ है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आए हुए हैं, ये बोर्ड में आया हुआ है। तो बहुत सिंपल है, देखो करके देखो, बहुत सिंपल है। अभी तो करवाया थोड़ी देर पहले।
मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ये चीज समझने की कोशिश करो। इफ 2 पॉइंट चार्ज हैविंग इक्वल charges separated by 1 meter distance experience a force of 8 न्यूटन। अब ध्यान देना इसमें मीडियम नहीं दिया हुआ है, तो जब मीडियम ना दिया जाए तो वैक्यूम में मानोगे। अब ये फोर्स निकालने की जरूरत नहीं, ये दे रखी है कितनी, 8 न्यूटन लग रही है। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है वैक्यूम में, वो 8 न्यूटन लगा रहा है, दिया हुआ है वो। अब वो बोल रहा है उठा के अगर मैं इसे पानी में रख दूं उतने ही डिस्टेंस पे, दोनों चार्जेस को उतने ही डिस्टेंस पे उठा के रख दूं पानी में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो जो नई फोर्स लगेगी मीडियम में वो कितनी हो जाएगी? याद है किसी को कितनी हो जाती थी? हाँ, पहले के मुकाबले 8 लग रही थी ना पहले, तो उसको क्या करना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। ये आया समझ में? यस सर। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। ये देखो अब अगला, ये वाला करो। इलेवेंथ करो, ठीक है, 15 मत करो अभी फिलहाल। 15 जो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का है, तो उसी में बताऊंगा, ठीक है। 15 मत करना, 11th करो। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, ठीक है, प्लीज सॉल्व इट, और कल वो डिस्कस करेंगे, मतलब अगली क्लास में, कल ही ये क्लास डिस्कस करेंगे। इसी से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजें जो है अगर स्ट्रांग होगी तो आगे मैं फिर मैं बढ़ सकता हूँ, ठीक है ना। सी, तो सेम ही रहेगा ना? चलो देखते हैं क्या हो रहा है। एक ने आंसर दिया है, प्रतीक ने आंसर दिया है सी है सर, फिर आदर्श ने भी सी दिया है, 99 न्यूटन। इफ 2 पॉइंट चार रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, तो जब कोई मीडियम नहीं दिया है तो वैक्यूम में मानोगे, तो वैक्यूम में जो फोर्स लगती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये दे रखी है कितनी, 100 न्यूटन। अब वो क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो मान लो मैंने क्या किया, Q1 को बढ़ा दिया, Q1 को बढ़ाया कितना, 10% बढ़ाया, और अदर इज रिड्यूस्ड बाय 10%, तो Q2 को घटा दिया, Q2 माइनस 10% ऑफ Q2। तो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बताओ, अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस को चेंज नहीं किया है, तो पहले तो ये समझो कि ये चार्ज कितना हो गया, ये 0 0 कैंसल आउट हो गया, एलसीएम लोगे तो ये आएगा 11Q1 बाय 10, यहां 0 0 कैंसिल, एलसीएम लोगे तो 9Q2 बाय 10। अब जो न्यू फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, अभी भी वैक्यूम में रखा है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चेंज नहीं होगा। चार्ज हो गया है 11Q1 बाय 10, 9Q2 बाय 10 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, ये 11 इंटू 9 99 हो गया, और ये 10 इंटू 10 100 हो गया। बचा हुआ क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, ये तो 100 है। 100 100 कैंसिल, 99 न्यूटन, बहुत बढ़िया, 99 न्यूटन आंसर है। ये देखो आ रखा है, सिंपल क्वेश्चन है। आ गया सबका?
यस, आगे आगे चलूं मैं? चलो ये कर लो, कल करवाए थे ये सब। करो, कल सब कराए हैं क्वेश्चन मैंने, ठीक है ना? मुझे आंसर निकाल के दिखाओ सब जल्दी। यस, आया। ओके, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी, चार्ज दे रखा है +4q -10q, आर केप्ट एट ए डिस्टेंस अपार्ट। अ थर्ड आइडेंटिकल बट अनचार्ज स्फीयर, तो सी न्यूट्रल है, इज फर्स्ट प्लेस इन कांटेक्ट विद ए। तो जरा मुझे बताओ, अगर मैं ए और सी को कांटेक्ट में लेके आऊं, पहले कांटेक्ट में लेके आ रहा हूं, फर्स्ट कांटेक्ट है, कौन बताएगा क्या होगा ए और सी पे चार्ज? 2q। +2q, बहुत बढ़िया। कौन सा फॉर्मूला लगा? Q1 Q2 प्लस Q1 Q2 Q1 प्लस Q2 बाई 2, याद होगा, +4q प्लस 0/2, तो +2q आ जाएगा। तो पहले कांटेक्ट के बाद इसके पास आया +2q और इस पे आ गया +2q, ठीक है। नाउ अब क्या बोला है? देन बी विद, एंड सी। मतलब अब सी को किसके साथ लगाया? बी के साथ। तो अब जरा मुझे बताओ, चार्ज ऑफ बी और सी कितना हो जाएगा? -4q। -4q, बहुत बढ़िया। -10q प्लस 2q/2, तो ये आ जाएगा -4q। तो इस पे आ गया -4q और इस पे आ गया -4q। अब क्या कर रहा हूं? फाइनली ए और बी को कांटेक्ट में लेके आए, ए और बी को कांटेक्ट में लेके आए। ये सेकंड कांटेक्ट है, ध्यान देना। और ये थर्ड कांटेक्ट है। तो थर्ड कांटेक्ट के बाद चार्ज ऑफ ए और चार्ज ऑफ बी कितना हो जाएगा? +2q -4q/2, तो आंसर आया -2q/2 -q। बस हो गया काम। तो इस पे चार्ज आ गया -q, इस पे आ गया चार्ज -q और इस पे आया -4q।
यस, हो गया सबको? कल ये बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे मैंने। आगे चलूं? ये करो। चलो ये अब बाद में लेंगे, ठीक है? ये वही क्वेश्चन है, ये धीरे धीरे मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है? मैं अब आगे चल रहा हूं। कुछ वेक्टर्स के क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है? वेक्टर फॉर्म के फॉर्म में, ठीक है? कि वेक्टर्स को कैसे आप यूज करोगे। देखो, आप ऐसे लिखो अब, वेक्टर फॉर्म। ध्यान से समझना, लिखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो अब यहाँ पे वेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ध्यान देना, कूलम्स लॉ। अब देखो, दो चार्ज ले रहा हूं मैं। दो चार्ज ले रहा हूं। अब देखो, ये दो चार्ज है। पहला चार्ज यहां रखा हुआ है Q1। ये R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है। बाय द वे, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? कोई बताएगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पिछले साल याद है? सर ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट बताता है ना? हाँ, मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब जो पोजीशन बता देगा, ओरिजिन से पोजीशन बता देगा कि ओरिजिन से कितनी दूरी पे है। तो Q1 जो चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ है, ये R1 वेक्टर, मतलब इसकी पोजीशन R1 वेक्टर देगा, ठीक है ना? और दूसरा चार्ज यहाँ पे है, Q2, जिसकी पोजीशन देगा R2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, R1 इज दी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज एंड R2 इज दी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज। ये क्या होगा? ये भी तो एक वेक्टर है, इसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंस। हाँ, इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये जो ए बी है, ध्यान देना,
ये ए बी जो वेक्टर है ये भी तो एक वेक्टर है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट देता है ये। और ए बी निकालोगे कैसे? तो देखो ध्यान देना, मैं ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहा हूं। देखो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर याद होगा तो मैंने एक तरीका बताया था कि आप दो वेक्टर लो, पहले वेक्टर की टेल, ये पहले वेक्टर की टेल है, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, पहले वेक्टर की टेल है ये, और ये दूसरे वेक्टर का हेड है, ये दोनों मिले हैं ना एक जगह पे, मिल रखे हैं देखो। तो अगर ये दोनों मिले हुए हैं तो R1 और ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर है ध्यान देना, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो R2 होगा, अगर आप ढंग से देखोगे। आ रहा है ये समझ में? प्लीज बताइए आ रहा है क्या? यस 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 सर। आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है। तो सर। ये समझ में आया जो मैंने बताया, हाँ सर। R1 वेक्टर और ए बी वेक्टर का जो सम है वो है R2 वेक्टर, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ए बी वेक्टर यहां से क्या आ रहा है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बस अब मुझे यही तो चाहिए था। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं फोर्स एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट चार्ज ऑन सेकेंड, या फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन सेकेंड, फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन सेकेंड। अब थोड़ी देर के लिए सोच लो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो Q1 Q2 को क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी कि ये फोर्स लगेगी इस तरफ। कौन बताएगा ये कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये क्या देने वाला है? दिस विल गिव यू डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्ज। ध्यान से समझना इस चीज को, यानी कि यहां पे जो डिस्टेंस है वो मैं लिख सकता हूं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर। यस तो सर। अब ध्यान देना, ये जो फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन सेकेंड चार्ज है वो ये जो है ना उसका ये मैग्नीट्यूड है। अब याद करो मैग्नीट्यूड के साथ और क्या आना चाहिए? डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन देता था? पिछली बार बताया था, यूनिट पिछली वेक्टर। यूनिट वेक्टर यूनिट देता है। वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर, अब इस डायरेक्शन का छोटा सा यूनिट वेक्टर क्या होगा? ध्यान देना, इस डायरेक्शन का छोटा सा यूनिट वेक्टर होगा आर ए बी कैप। इस डायरेक्शन का ध्यान देना, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है ना, तो इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आर ए बी कैप है। और याद करो आर ए बी कैप कैसे निकालते हो? सोच के बताओ। आर ए बी वेक्टर की डायरेक्शन का, ये ए बी वेक्टर की डायरेक्शन का, ध्यान देना, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालोगे? ये ए बी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? ए बी वेक्टर को ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो ए बी वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। याद आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा, ए बी वेक्टर है क्या? ए बी वेक्टर है R2 माइनस R1, और
ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये उठा के यहां डाल दो, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ध्यान से समझना इस चीज को, R1 R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इनटू RAB, दैट इज R2 माइनस R1। ये हो गया। इसको पूरी तरीके से लिखोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। सर यस, सर यूनिट वेक्टर के बाद का बता रहा हूं। ये यूनिट वेक्टर तो समझ में आ गया था। यस सर। इसे उठा के डाल दो यहाँ पे, ये RAB की जगह डाल दो। तो उठा के मैंने यहां डाला और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर क्या आया? Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर, और नीचे आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, क्योंकि दो हैं, देखो ये स्क्वायर है और ये 1 है पावर, तो क्यूब हो जाएगा। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज ऑन सेकेंड। अब मुझे बताएगा कोई F21 क्या होगा? सोच के बताओ। बताएगा कोई? सर R1 माइनस R2 हो जाएगा ना? हाँ, मतलब इसका उल्टा, माइनस लग जाएगा। बस माइनस लग जाएगा। तो आप ऐसे कर लेना, सीधा लिख देना माइनस ऑफ F12, क्योंकि उल्टा हो जाता है। मैंने आपको बताया था इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती हैं, ठीक है? तो बस आप क्या करना, इस पूरी की जगह हटा के बस माइनस लगा दे, आगे जो है ना माइनस लगा देना। तो माइनस जैसे लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ये F21 है। सर तो हम इस वेक्टर्स फॉर्म में आए क्यों? आने को आ सकता है, वेक्टर फॉर्म में अगर डेरिवेशन पूछा तो आपको इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूं ये, मेनली क्या है कि आपको वेक्टर्स जो है, वेक्टर अप्लाई करना तो आना चाहिए। सर आपने वेक्टर तो करवा दिए, वेक्टर को अप्लाई कैसे करेंगे? तो इस तरीके से वेक्टर अप्लाई करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। आया समझ में? यस, आया है। सर वहाँ पे R2 माइनस R1 का क्यूब होगा या फिर R1 माइनस R2 का देखो क्यूब होगा? R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2 सेम ही होता है बेटा। R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, दे आर सेम। अगर मैं बोलूं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप बोलोगे सर R2 माइनस R1। मैं अगर बोलूं बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप बोलोगे सर सेम ही तो है, इट इज सेम। आया समझ में? तो R1 यस। माइनस R2 ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया क्या? यस सर। ओके चलो, यस सर। प्रॉब्लम दे रहा हूं वेक्टर फॉर्म की, देखना जरा। एक ही प्रॉब्लम करवाऊंगा, ध्यान देना, ढंग से समझ लेना। दो चार्ज दिए हुए हैं,
पहला चार्ज यहाँ रखा है 2 माइक्रोकूलम और इसका पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ध्यान देना 1, 2, 1, ध्यान से समझो। और दूसरा वेक्टर दे रखा है अगेन 3 माइक्रोकूलम, इसके पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 3, 3। आपको बताना है F12 एंड F21। फाइंड आउट F12 एंड F21। पहले मुझे झट से बता दो R1 पोजीशन वेक्टर और R2 पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जल्दी से बता दो। सर R1 6। ये सब आता होगा आपको, बताओ। सर R1 √6। नहीं नहीं, वेक्टर पूछ रहा हूँ, वेक्टर 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 सर पोजीशन। आई कैप प्लस हाँ, आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड के कैप। ये ठीक है, समझ में आया? यस सर। सीधा कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर क्या लगा, कैसे निकालते हैं? जैसे 1, 2, 1 है ना, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। R2 क्या होगा? 2i कैप 2i कैप J प्लस कैप 3j 3j कैप कैप प्लस 3k कैप। तो ये वेक्टर बता देना जरा, ए बी वेक्टर क्या होगा? क्या था ए बी वेक्टर? आई कैप i प्लस कैप जे कैप प्लस प्लस j 2 कैप के प्लस कैप। 2k कैप। हाँ, R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 कर दो बस, और कुछ नहीं है। R2 जो दे रखा है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ब्रैकेट खोलोगे माइनस हो जाएगा, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, 2i कैप माइनस आई कैप, 3j कैप माइनस 2j कैप j कैप एंड 3k कैप माइनस k कैप 2k कैप। अब ये बता दो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बताएगा कोई? √6। √6। देखो याद होगा, मैंने बताया था आपको, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर एंड z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, बहुत बेसिक से चल रहा हूं ताकि समझ में आते रहे, √6। अब ये भी बता दो कि ए बी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए बी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? ये जो छोटा सा यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन का, ये छोटा सा यूनिट वेक्टर होगा आर ए बी कैप। बताएगा कोई क्या होगा? यस, सर AB बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB। बहुत बढ़िया। ए बी वेक्टर को आप ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो ए बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। बस इतना काम करना था। अब फॉर्मूला देखो क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? 1 यहाँ पे क्या है, ये, और 2 है ये, तो ये वाली फोर्स। बताएगा कोई? मैग्नीट्यूड बताए पहले, सबसे पहले निकाल के दिखाए क्या होगा। 9 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10⁻⁻⁶, 3 इंटू 10⁻⁻6, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? सर AB में ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि √6 का होल स्क्वायर इंटू आर ए बी कैप। इंटू आर ए बी कैप क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी लेनी है, तो डायरेक्शन कौन देगा? ये छोटा सा यूनिट वेक्टर, ये वाला आर ए बी, जो F12 की डायरेक्शन में, ध्यान से समझना, F12 की डायरेक्शन में ये है वो छोटा सा यूनिट वेक्टर, देखो ये वाला।
ये F12 की डायरेक्शन का है, तो उसी डायरेक्शन का ही लेना होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। ये जरा सॉल्व करना। सर ये स्टेप नहीं समझ में आया। कौन सा? ये वाला? नहीं सर, वो ऊपर वाला ऊपर वाला, ये F12। वाला? बेटा अगर मैं आपसे बोलूं ए बी वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? ए बी वेक्टर, ये है ना ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे जरा बताना, कैसे निकालेंगे? ए बी वेक्टर को, जो ए बी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा। अब ए बी वेक्टर है, ये उठा के रख दिया, और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? √6, ये भी रख दिया। आया समझ में? यस सर। अब ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर का यूनिट की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर वो उठा के यहां पे रखना पड़ेगा। ये तो कैंसिल आउट हुआ। आया आंसर 9 × 10⁻³ और ये जो ए बी वेक्टर है ना, ये उठा के यहां रख दो, ये उठा के यहां रख दो। तो उठा के रखोगे तो क्या आएगा? i कैप j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय √6। दैट्स इट, यही आंसर है। इस तरह से ना कई बार वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया जाता है। वेक्टर अगर आता है तो 2 मिनट में निकाल लेगा। मेरे लिए तो ये बहुत इजी है क्योंकि मैं बहुत धड़ाधड़ कर देता हूँ ये, लेकिन क्या है मैं धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझे। प्रैक्टिस करोगे तो और भी तेज कर पाओगे। अब ये भी बता दो जरा, F21 क्या है? सर एक डाउट था सर, यस वो बोलो। 2 × 10⁻⁶ और 3 × 10⁻⁶ का, वो 10⁻⁶ का क्या हुआ? 10⁻⁻6 10⁻⁻6 -12 हो जाएगा। आया? यस सर। ओके। और ये 9 है तो 9 - 12 हो जाएगा। बेस से में पावर ऐड हो गई तो -3 आ गया। अच्छा, फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड ऑन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव। हो गया। कुछ आया समझ में? यस सर। यस सर। सर चलो ठीक है, तो आज के लिए काफी है। मैं आज कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आपको, ठीक है? तो वो आज प्लीज सॉल्व करना। और कल जो है मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे जाऊंगा। अब हम देखेंगे कल क्लास, मतलब कल की क्लास में, कि अगर 2 से ज्यादा चार्ज रखे हुए स्पेस में, 3 4 4 4 5 4, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है बहुत सारे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, तो फोर्स कितनी लगेगी? एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज जो है कितनी फोर्स एक्सपीरियंस रखेगा अगर स्पेस में बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। तो कल बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट जो है आप पढ़ोगे, ठीक है? आज के लिए फिर काफी है उतना, ठीक है? ओके, सर थैंक यू। वेक्टर्स में सर 2 चार्जेस के लिए आता है क्या? बस 3 चार्जेस है, उससे ज्यादा नहीं? 3 चार्जेस के लिए भी आ सकता है, वो कल देखेंगे ना। ये तो 2 चार्जेस का तो देखो इजी था, 3 चार्जेस का भी आ सकता है, कल देखेंगे उसे, ठीक है? सर तो इस आज टाइप जो के भी दो ओके तीन सर। आज जो लेक्चर मैंने, मतलब आज जो करवाया है, पहले तो उसके मैं क्वेश्चन भेजूंगा, वो सॉल्व करना। दूसरी बात, ये एक बार फिर से देख लेना, एक बार जब लेक्चर भेजता हूं तो जो है एक बार फिर से देख लेना कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके।